गाइस, तो आई होप आप ओके होंगे और सभी जेई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने जैसा कि आपसे एक शॉर्ट में बोला था कि मैं वन शॉट आपको कंप्लीट केमिस्ट्री में सिखाने वाला हूँ। हर चैप्टर का एक वन शॉट आपको मिलने वाला है। तो आज मैं वन शॉट आपको कराने वाला हूँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मोस्टली बहुत कम इस चैप्टर को कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वास्ट सिलेबस ऑलरेडी हो जाता है, तो इस टॉपिक को अक्सर छोड़ देते। तो हम एक शॉर्ट में इसको लेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन इसी शॉर्ट से आपके हो जाएंगे। तो चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। चलो देखो, वन शॉट हम करने वाले हैं इसका। तो POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लिया है, ठीक है बच्चों। क्या लिया है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चीज़ क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स की बात करेंगे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके लिए हम कुछ प्रोसेस लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड वन इज सब्लिमेशन। थर्ड इज डिस्टिलेशन। फोर्थ इज फ्रैक्शनल या डिफरेंशियल डिस्टिलेशन या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोलो तो बेटर रहेगा। और फिफ्थ इज क्रोमेटोग्राफी। सारी टेक्निक प्यूरिफिकेशन की हैं और इनको हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस लेते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक होगी ये किसके ऊपर बेस है? कौन से सैंपल मुझे चाहिए? सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए या फिर गैसेस चाहिए? तो बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन जो होगी यूज्ड फॉर सॉलिड मिक्सचर। किसके लिए होगी? सॉलिड मिक्सचर के लिए होगी। सेकेंड वन इज बेस्ड अपॉन solubility ऑफ सॉलिड्स। ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो देखिए, इससे हम कैसे प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं कंपाउंड का, चलिए देखते हैं। सपोज करो ये मेरे पास बच्चों एक ऑर्गेनिक सैंपल है, अननोन सैंपल है, अननोन सैंपल। ओके, मैंने इसको क्या किया? डिसॉल्व किया। क्या किया? डिसॉल्व किया इसमें। अब हुआ क्या है कि कुछ कंपोनेंट इसमें डिसॉल्व हो गए और कुछ कंपोनेंट इसमें डिसॉल्व नहीं हुए। बात समझ में आई? कुछ कंपोनेंट डिसॉल्व हो गए और कुछ डिसॉल्व नहीं हुए। तो मैं क्या करूंगा? यहां लिखेंगे सम डिसॉल्व बट सम नॉट। कुछ डिसॉल्व हुए, कुछ नहीं हुए। तो मैंने इसको कर दिया हीट। तो हीट जब होगा तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसॉल्व। तो बच्चों, क्या कह सकते हैं हम कि कुछ कंपाउंड जो डिसॉल्व हो गए, हम कहेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी हाई थी, और कुछ कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हुए, उनकी सॉल्युबिलिटी कम थी। चलो, हमने बात की कि A1 जो था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ, इजीली डिसॉल्व इजीली, और जो A2 था वो डिसॉल्व अपॉन हीटिंग, वो हीटिंग से डिसॉल्व हुआ, ठीक है। दोनों मिक्स हो गए। अब क्या होगा कि हम इस सैंपल को यहां से कूल करेंगे। हमने डिसॉल्व किया तो इसको हमने थोड़ा सा कूल किया, लेकिन इतना कूल नहीं करना कि ऑटोमेटिक ये सारा फ्रीज हो जाए, ठीक है। तो जब ये कूल होगा तो मैं इसको करूंगा फिल्टर। क्या करूंगा? फिल्टर।
और याद आपको रखना है कि फिल्टर करते वक्त ये वार्म होना चाहिए, इसमें स्मॉल हीटिंग होनी चाहिए, मतलब ये वार्म होना चाहिए। तो बच्चों बनेगा क्या, ये सपोज करो मेरे पास एक फनल है, कीप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ ये अपने पास में एक टाइट्रेशन फ्लास्क ले लिया, ठीक है। यहाँ बच्चों बचेगा रेजिड्यू और यहाँ आ जाएगा अपना फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट को हम करेंगे कूल, इसी के क्रिस्टल बनाने अपने को क्या करने हैं, क्रिस्टलाइजेशन, इसी का क्रिस्टल बनाना है। तो बच्चों जो A1 था और A2 था, मैंने कहा कि A1 कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ इजीली और A2 डिसॉल्व हुआ हीटिंग के बाद। तो आप बताइए पहले क्रिस्टल किसके बनेंगे, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। ओके, हम कहेंगे A2 क्रिस्टलाइज फर्स्ट और A1 क्रिस्टलाइज लास्ट। बेटा इतनी बात समझ में आई आपको कि जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी उसका क्रिस्टलाइजेशन बाद में होगा और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका क्रिस्टलाइजेशन पहले हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई, क्या क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आपको समझ में आई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए आप लोगों को कि सब्लिमेशन एक्चुअली है क्या, क्या होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस इन विच सॉलिड substance directly convert into gaseous without liquid formation। बात क्लियर रहेगी, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बात क्लियर हुई। अब सब्लिमेशन मुझे करना है तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपना होगा, ऑर्गेनिक प्योर कंपाउंड आर वोलेटाइल, वो वोलेटाइल होना चाहिए, और जो इम्प्योरिटी होगी इसमें आर नॉन वोलेटाइल। बोलो बात क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। तभी नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल कंपाउंड इजीली क्या हो जाएगा, वेपराइज गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन वोलेटाइल की जगह वोलेटाइल हो गई इम्प्योरिटी, तो बच्चों इसके साथ ये भी वोलेटाइल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, इम्प्योरिटी जो चाहिए वो नॉन वोलेटाइल, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्योर वो चाहिए वोलेटाइल। एग्जाम्पल में जैसे कैम्फर, अरे भाई घरों में जो कपूर है वो बेंजीन या नेफ्थलीन लो, ETC, ठीक है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है किसके हैं, सब्लिमेशन से इनका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक हम लेंगे, कौन सी, तीसरी जो टेक्निक रहेगी वो रहेगी अपने पास में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, इसके लिए आपको सिंपल पॉइंट याद रखने कि डिस्टिलेशन किस के ऊपर बेस है और डिस्टिलेशन में होता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसके लिए कि यूज्ड ओनली फॉर लिक्विड्स या लिक्विड्स मिक्सचर सेपरेशन। जैसे क्रिस्टलाइजेशन जो था वो सॉलिड के लिए था, डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए रहने वाला है, याद रहेगा। दूसरा, बेस्ड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस,
किस टेक्निक के ऊपर बेस है, ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। अब बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी का बहुत कम हो सकता है। तो चारों केस यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना चारों केसों को। पहला पॉइंट, इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हाई, तो बच्चों इसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ओके, अब सिंपल डिस्टिलेशन में होगा क्या, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा और सबको इसी डायग्राम से मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बात क्लियर। देखो बच्चों, हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसके ऊपर बेस होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, उसको सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। एक बार हम सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। बच्चों देखो, सपोज करो ये जो मेरे पास है, दिस इज टाइट्रेशन फ्लास्क, ओके, या इसको बोलते हैं फ्लास्क, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, फ्लास्क बनाओ भाई इसको, लाइक दिस, ओके। हमने इसमें लिया है लिक्विड्स, क्या लिया है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, और इसको कर दिया हमने हीट। ये बर्नर है अपना, इससे कर रहे हैं इसको हीट, ठीक। जब हीट कर रहे हैं तो यहां पर एक लगा देंगे हम कंडेंसर, ऐसे एक कंडेंसर यूज किया हमने। ये हमने लगाया यहां पर एक कंडेंसर, ठीक। इसमें वाटर की एक आउटलेट लगाई है और ये एक इनलेट लगा दी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहां पर क्या लगाया है, यहां पर लगाया हमने कंडेंसर से कंडेंस होकर जो भी यहां से कंपोनेंट निकलेगा, ओके, तो यहां से निकलेगा और यहां से निकलते ही वो जाएगा फिर से अपना फ्लास्क में। ऐसे वो टाइट्रेशन फ्लास्क में फिर से गया, ठीक है। तो यहां पर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें वो गिरता रहेगा। बात क्लियर है, ठीक है। देखो, अगर सिंपल डिस्टिलेशन की बात हम कर रहे हैं तो इसमें पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट, मिक्सचर कंपोनेंट हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हाई होगा, ओके। मैंने कहा कि एक कंपोनेंट है मेरे पास ए, एक है बी और एक है सी। इन तीनों से क्या बना हुआ है बेटा, इन तीनों से बना हुआ है मिक्सचर, ठीक है। कंपोनेंट ए बी सी तीनों से क्या बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है। अब अगर ये मिक्सचर इसमें है और हीट कर रहे हैं, मैंने कहा कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, कंसीडर किया मैंने ऐसे ही 50 डिग्री सेल्सियस, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो है 60 डिग्री सेल्सियस और सी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 70 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर। तीनों कंपोनेंट मेरे इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। जब मैं हीटिंग करूंगा तो पहले बेटा टेम्परेचर कितना होगा, पहले जो टेम्परेचर होगा वो 50 जाएगा इस सैंपल का, तो 50 जाएगा तो इसका मतलब फर्स्ट वेपराइज होगा ये। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज होगा। बात क्लियर रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड
वेपोराइज फर्स्ट, बात समझ में आई। और हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपोराइज लेटर, बाद में रहेगा लास्ट। हायर बॉइलिंग पॉइंट बीपी लिक्विड वेपोराइज लास्ट। बोलो ये बात क्लियर है। हायर बॉइलिंग पॉइंट जिसका रहेगा वो वेपोराइज क्या होगा, लास्ट होगा। बात समझ में आई। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं इसमें सबसे ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, किसके बनेंगे भाई, कोई बता सकता है? यस 50 वाले के, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 50, सबसे पहले कंडेंस कौन होगा, कौन होगा भाई कंडेंस? अगर ये जा रहा है यहां पर 50 वाला ऊपर गया, फिर 60 वाला जा रहा, फिर 70 वाला जा रहा, तो सबसे पहले कंडेंस कौन होगा? सबसे पहले कंडेंस होगा 70 वाला। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कंडेंस फर्स्ट? क्यों भाई? क्योंकि जब 70 टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो 70 से ही तो डाउन आएगा भाई। इंक्रीज कितने से हुआ? 50 से। 50 से बढ़ा तो पहले वेपराइज हो गया, और जब 70 तक पहुंच जाएगा तो पहले जो वेपराइज कंडेंस जो होगा वो 70 से ही तो डाउन जाएगा भाई। 70 से कितना, 69, 68, तो ये वाला जो कंडेंस होना स्टार्ट होगा वो जैसे ही 70 से डाउन टेम्परेचर आएगा तो ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कंडेंस फर्स्ट, एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कंडेंस लास्ट। क्या आपको ये क्लियर रहेगा? जब पहला यहां से निकल जाएगा, यहां वेपर गए, दूसरे के गए, तीसरे के गए, और बेटे जब 70 डिग्री हो गया तो 70 से कम जाएगा। इसमें वेपर तीनों के हैं, ए प्लस बी प्लस सी। 70 से नीचे आएगा तो सी अपना, इसमें इसको हटा लेंगे एक, फिर बी वाला जाएगा उसको हटा लेंगे, फिर सी वाला जाएगा उसको हटा लेंगे। बोलो बात क्लियर रही? क्या बात क्लियर है? इसके अब एग्जाम्पल देखिए, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। एग्जाम्पल मस्ट है। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? पहला एग्जाम्पल इसका ये देख लीजिए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म विद टॉल्यून। दूसरा CHCl3 विद एनिलीन। तीसरा CHCl3 विद बेंजीन। चौथा बेंजीन विद टॉल्यून। ये चारों एग्जाम्पल इसके हैं अपने, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं जरूर, 101%। समझ में आया? ये था अपना सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। क्या है भाई दूसरा पॉइंट और क्या कहता है? अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हमने लिखा अभी तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वेरी स्मॉल, अगर बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस स्मॉल है तो यूज करेंगे यूज्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको याद रखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें करते क्या है बच्चों? इसमें ये करते हैं कि यहां पर हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करेंगे इस बार, ठीक है, ऐसे। बस और कुछ नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसके लिए कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वेरी स्मॉल, तो कौन सी डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके लिए, दूसरा पॉइंट, फ्रैक्शन क्या काम करेगा? फ्रैक्शन प्रोवाइड हीट एक्सचेंजर सरफेस, प्रोवाइड हीट एक्सचेंजर सरफेस
बच्चों फ्रैक्शन जो है वो, ये फ्रैक्शन जो है ये हीट एक्सचेंजर सरफेस प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा देखो, सपोज करो मैंने A प्लस बी प्लस सी 3 कंपोनेंट लिए, ठीक है भाई। A का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैंने कहा वो है 25, B का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो है 27 और C का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो है 30, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, अगर पहले ये वेपराइज हुआ, वेपराइज्ड फर्स्ट, पहले ये वेपराइज होगा और ये सबसे लास्ट में होगा एट ए लास्ट, ठीक है। मान लो 25 वाला यहाँ गया, अब क्या होगा 25 वाला जैसे ही कंडेंस होकर नीचे आने की कोशिश करेगा तो 27 वाला यहाँ जाएगा, तो इन सरफेस से वो हीट को एक्सचेंज करेगा तो ये नीचे आएगा, मान लो यहाँ आ गया, तो इसका जो ये वाला एक पॉइंट है सरफेस, ये हीट किसका 27 वाला इसको हीट देगा इस वाले को 25 वाले को, तो वो रीवेपराइज हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाई फ्रैक्शनल सरफेस लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर BP containing liquid revaporized by higher BP, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड से वो रीवेपराइज हो जाएगा। तो बच्चों एट लास्ट हाईएस्ट वेपर किसके रहेंगे, वो रहेंगे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि वो इससे भी हीट एक्सचेंज होकर यहां लगेगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, एट लास्ट लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स हैव मोर वेपर, सबसे ज्यादा वेपर इसी के रहने वाले हैं। बोलो बात क्लियर रहेगी, यस और नो। बहुत सिंपल सा है भाई, यहां हमने 3 लिया, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या कम है, हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं इसमें, और पहले वेपराइज कौन होगा जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, लास्ट में वेपराइज जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा वेपर किसके हैं इसमें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट था, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम्पल क्या भाई, इसका एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें कौन सा ऐसा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट किसी कंपोनेंट का बहुत ज्यादा हो। इफ boiling point of liquid very high, okay। तो बेटा used for separation कौन से, under reduced pressure डिस्टिलेशन। तो इसके लिए यूज करेंगे हम अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन टेक्निक, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं यहां पर, ठीक है। देखो मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल में कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B है, 2 कंपोनेंट है, ओके। और अगर मैं इसको हीट कर दूं तो बच्चों A और B में से B तो वेपराइज हो गया और A का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि वहां तक जाने से पहले ही A भी टूट गया और B भी टूट गया, डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो मुझे क्या करना है, इसका क्या है हाई BP, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ये इस बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर जाने पर ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन। तो क्या करना पड़ेगा, जिस लिक्विड में ये प्रेजेंट है सक्शन पंप की हेल्प से, किसके, सक्शन पंप की हेल्प से, पंप हेल्प किसकी लेंगे हम, सक्शन पंप की। क्या करेंगे, इस सरफेस का प्रेशर रिड्यूस करेंगे,
क्या करेंगे, सरफेस प्रेशर रिड्यूस, सरफेस का प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। और अगर सरफेस का प्रेशर रिड्यूस हो गया तो वो लिक्विड का कंपोनेंट जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइल हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? यस सुनो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि प्रेशर रिड्यूस करने से हुआ क्या, ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रेशर बॉइल लिक्विड बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बोलो ये बात क्लियर हुई आपको? लिक्विड जो है वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां हम सरफेस का क्या कर लेंगे, प्रेशर कम कर देंगे और हीट देंगे इसको। तो ये जो कंपोनेंट जो मिक्स हो डिस्टिल होगा इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्लिसरॉल सेपरेशन। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे पूछूंगा, ग्लिसरॉल सेपरेशन फ्रॉम स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री। साबुन वाले जो उद्योग हैं उनमें से जब साबुन बनता है तो ग्लिसरॉल को अलग किया जाता है इस प्रोसेस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो टेक्निक यूज करने वाले हैं स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सी डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या करते हैं इसमें, पहला पॉइंट, इसमें स्टीम वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, स्टीम वोलेटाइल लिक्विड। और बच्चों ये लिक्विड होगा डज नॉट मिक्स इन स्टीम। याद रखना है ये जो वाटर रहेगा गैसियस फॉर्म में वो इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? तो अगर मैं स्टीम से वोलेटाइल इसको कर रहा हूं, हीटिंग इसमें लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, स्टीम, तो ये जो वेपराइज होगा, जो ये वेपराइज होगा तो इसमें क्या बनेगी, लेयर्स बनेंगी। क्या बनेंगी, लेयर्स बनेंगी। ठीक है, क्या बनेंगी, लेयर्स। जब ये कंडेंस होकर ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 लेयर्स आ जाएंगे इसमें। मतलब हम इसको स्टीम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, स्टीम, और ये ऊपर जाएगा तो जो यहाँ से वेपर निकलेंगे वो कंडेंस होके इसमें आएंगे। क्लियर बात? ये स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। ओके, तो इसमें याद रखना आपको स्टीम वोलेटाइल लिक्विड होगा और लिक्विड डज नॉट मिक्स इन स्टीम या गैस। ठीक है, अब ये बॉयल हो कैसे जाएगा इससे, देखिए बच्चों इसमें जो कंपोनेंट हमने लिया है, क्या लिया है, कंपोनेंट। हमने कहा इस कंपोनेंट का P1 है कंपोनेंट प्रेशर, कंपोनेंट प्रेशर। ओके, P2 जो है वो लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड मतलब वाटर, वाटर लिख लो, वाटर प्रेशर। अब बच्चों होगा क्या, जब ये कंपोनेंट का और प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा होगा इस पर, कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक P। अगर ये टोटल प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये लिक्विड आसानी से वेपराइज हो सकता है। बोलो यस और नो, यस। तो P जो होगा हमारे पास में एटमॉस्फेरिक वो इक्वल होगा P1 प्लस P2 के। बोलो बात क्लियर? ओके, यस और नो? चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, इसमें ये टेक्निक यूज कहाँ होती है, स्टीम डिस्टिलेशन। ये टेक्निक यूज होती है सेपरेशन ऑफ ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स।
फ्लावर से ऑयल निकालने में ये टेक्निक यूज होती है। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ये डिस्टिलेशन तो फिनिश हो गया, नेक्स्ट टेक्निक डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ओके। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होगा, कंपोनेंट सॉल्युबिलिटी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। बच्चों ध्यान रखना है ये बात, सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, कंपोनेंट की, किसमें, डिफरेंट सॉल्वेंट में। मैं अभी ट्राई करता हूं समझाने का इसको। देखो बच्चों, मैंने यहां पर एक कंपोनेंट लिया, ये कोई कंपोनेंट है। अब मैंने कहा ये इसमें A+B दोनों हैं, ठीक है, मिक्स है। तो A जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, हाई इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और B जो है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है इन वाटर। तो मैंने क्या काम किया, इस कंपोनेंट को मैंने इस फनल में डाल दिया। ये एक फनल बनाई है मैंने, ओके, इस फनल में डाल दिया। ठीक है, अब इस फनल में जैसे ही मैंने डाला तो इसमें मैंने क्या किया, यहां मैंने बहुत सारा वाटर ऐड किया और यहां मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि मुझे पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, और अगर वाटर में मिक्स नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, जो इसमें ए कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या थी, ऑर्गेनिक में हाई थी, और वाटर में क्या बच्चों, वाटर में बी वाला जिसकी सॉल्युबिलिटी किस में हाई थी, वाटर में हाई थी। और मैंने इन दोनों को क्या किया, अच्छे से इसमें मिक्स करके और इसको सेक किया, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब इसको मैंने सेक किया तो यहाँ पर एक लेयर बनी। कैसी लेयर बनी, नीचे तो बनी वाटर वाली, क्योंकि जो उसमें वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, बी वाला जो वाटर में मिक्स होगा, और ऊपर जो लेयर बनी है वो बनी है ए वाली, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक में ए मिक्स होगा। जब ये लेयर बन जाएगी तो इसको विदाउट डिस्टर्बेंस इसको 2 आवर के लिए आप छोड़ दीजिए। देन जब इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो पहले बेटा पहले कौन सी लेयर निकलेगी, यहाँ से वाटर वाली, और ऊपर कौन सी लेयर है, एक्वस वो ऑर्गेनिक वाली, फिर ऑर्गेनिक वाली निकालेंगे। बात क्लियर रहेगा, बात क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन था, जो किस पे था कि एक कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट थी, ठीक है। ए कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी अगर मैं कहूँ तो वाटर में बहुत कम रहेगी, और बी कंपोनेंट की अगर मैं कहूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ओके, तो बात समझ में आई, बात समझ में आई, ये था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट जो टेक्निक हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। चलो फटाफट से क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी बच्चों, पहला पॉइंट क्रोमेटोग्राफी में कि ये कलर बेस्ड टेक्निक है। किस बेस्ड टेक्निक है, कलर बेस्ड टेक्निक, मतलब कलर हमें अलग अलग दिखेगा, उसके बेस पर इसको हम यूज करते हैं। लेकिन हम ऑर्गेनिक सैंपल का भी यूज करते हैं। पहले इस टेक्निक का यूज कहाँ किया जाता था, पहले इस टेक्निक का यूज डाई निकालने के लिए किया जाता था, ठीक है, डाई क्योंकि अलग अलग कलर होता है। फिर धीरे धीरे इसका यूज हम करने लगे मेडिसिन में, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये अंदर बात करते हैं, कलर बेस्ड टेक्निक हो गई। दूसरा पॉइंट, 2 फेजेस होंगे, 2 फेजेस प्रेजेंट। कौन कौन से हैं वो दोनों फेज, फर्स्ट स्टेशनरी फेज, सेकेंड मोबाइल फेज।
या इसको मूविंग फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। सेपरेशन फेज में क्या क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। मोबाइल फेज में या तो लिक्विड रहेगा और या फिर गैस होगा। और बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है, हो गए, तीसरा पॉइंट क्या है, एन एडजॉर्बेंट यूज्ड, और एक एडजॉर्बेंट यूज करेंगे जो क्या क्या हो सकता है, या तो वो सिलिका जेल हो सकता है और या फिर वो एल्यूमिना हो सकता है। इन दोनों में से कोई सा एक यूज करेंगे। बात क्लियर। ये छोटे से पॉइंट थे जो हमें याद रखने हैं। अब मैं इस टेक्निक को, जैसे मैंने डिस्टिलेशन एक बार यहाँ पर ड्रॉ की थी, सेम इस टेक्निक को ड्रॉ करता हूँ और फिर इसके सारे पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमने बनाया एक इसका बहुत अच्छा सा डायग्राम, ओके, ध्यान से देखना बस। मानो यहां पर हमने एक प्लेट बनाई, ठीक है, और ये प्लेट जो है ये किसी सॉलिड सैंपल किया, कोई भी सॉलिड हो सकता है, यहां पर कोई भी सॉलिड है, कोई भी। हमने क्या किया, इस पर कोटिंग कर दी। क्या कर दी, कोटिंग। क्या कोटिंग की है इस पर, हमने ये ब्लैक कोटिंग कर दी, ओके। ब्लैक जो कोटिंग की है, ये कोटिंग की है बच्चों, ब्लैक जो कोटिंग है ये है एडजॉर्बेंट की। और एडजॉर्बेंट कौन सा है, या तो वो सिलिका है या फिर वो एल्यूमिना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या काम किया, इसमें हमने यहां पर रख दिया सैंपल। क्या रख दिया यहां पर, ये वाला क्या है, सैंपल, जिसमें क्या है, मिक्सचर है। क्या है, एक ये मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या काम किया, इसमें ऊपर से डाला मोबाइल फेस। क्या डाला ऊपर से, ये है मोबाइल फेस, ओके। और ये अपना था यहां पर स्टेशनरी फेस। ठीक है भाई। अब हम बात जो कर रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, कि इफ स्टेशनरी फेज सॉलिड, अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड हुआ तो क्रोमेटोग्राफी जो होगी वो होगी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखना है। और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड हुआ तो होगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये बात याद रखोगे। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्दर दो टाइप की है। नंबर 1 कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा थिन लेयर, जिसको टीएलसी बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो हमें 3 टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है और क्रोमेटोग्राफी को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसका डायग्राम मैंने यहां बनाया है। ठीक है, देखो कैसे बच्चों। हमने सबसे पहले क्या लिया है, कॉलम। अब क्या करेंगे, इसमें स्टेशनरी फेज लिया, सैंपल भी लिया और मोबाइल फेज यहां से लिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वही लिखने वाले हैं। जब मोबाइल फेज यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो वो सैंपल के थ्रू जाएगा, और सैंपल के थ्रू अगर वो जाएगा तो बच्चों यहां मैंने कहा इस मिक्सचर में A + B + C है। ठीक है, तो जिसका एडजॉर्बेंट मतलब ये किसके बेस है बेटा, ये है एडजॉर्बेंट की, मतलब एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी के बेस है। किसकी, एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी, मतलब डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। हम लिखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेस्ड अपॉन
डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, ये इसके ऊपर बेस है। कैसे? अब मान लो मेरा पहला कंपोनेंट यहां मिक्स हो गया, एडजॉर्ब हो गया, दूसरा कंपोनेंट मेरा यहां आ गया और तीसरा कंपोनेंट मेरा यहां आया। तो ये कंपोनेंट जो था बेटा, मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो अगर ये डिफरेंट किसके डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है, तो सबसे पहला एडजॉर्प्शन किसका हुआ यहां पर, ए का। हम कहेंगे ए एडजॉर्ब फर्स्ट, और अगर ए एडजॉर्ब फर्स्ट हुआ तो हम कहेंगे ए आर मोस्ट पोलर। क्या हो गई, मोस्ट पोलर। और सी जो कंपोनेंट है वो एडजॉर्ब हुआ अपने पास में लास्ट, तो हम कहेंगे दिस इज लीस्ट पोलर। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि भाई जो एडजॉर्ब पहले हो गया वो मोस्ट पोलर और जो एडजॉर्ब लास्ट हुआ वो लीस्ट पोलर। ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कि एडजॉर्ब पहले हुआ तो बताइए मोस्ट पोलर, लीस्ट पोलर, दैट इज मोस्ट पोलर, और जो एडजॉर्ब नहीं हुआ वो कैसा, वो लीस्ट पोलर। क्वेश्चन कराऊंगा, सब पूछूंगा बाद में, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा, ये तो था अपना एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताइए, अगर मुझे एल्यूशन करना पड़े, मतलब पहले निकालना पड़े, तो कौन निकलेगा? तो बेटा एल्यूशन जो होगा इसमें, एल्यूशन किसका पहले होगा, ऑफ लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर मतलब सी का पहले एल्यूशन होगा, क्योंकि ये पहले निकलेगा यहां से, ठीक है। वो तो एडजॉर्ब भी हो गया वहां पर टॉप पर। मोस्ट पोलर कहां मिलेगा, टॉप पर मिलेगा। कहां मिलेगा, ये एट टॉप पर मिलेगा। बोलो बात क्लियर? अब बात करते हैं इसमें हम किसकी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना इसको, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों एक हमने पेपर लिया ये वाला, और इस पेपर पर ये क्या, इसको हमने स्टेशनरी फेस ले लिया। क्या ले लिया, स्टेशनरी फेस, या कोई प्लेट ले ली है, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, एक लाइन ये ड्रॉ की हुई है, ये वाली, और इसकी लेंथ यहां से रहेगी 2 सेंटीमीटर, ओके। और इस पूरे पेपर पर कोटिंग है, किसकी कोटिंग है इस पर, कोटिंग ऑफ एडजॉर्बेंट। जो भी अपना एडजॉर्बेंट था, सिलिका या एल्यूमिना, उसकी कोटिंग है, ठीक है। और इस पेपर को मैंने रख दिया इस ग्लास में, और जिसमें यहां क्या प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है सॉल्वेंट, ठीक है। जब मैं इसको यहां रखूंगा तो इस वाले जो ये पॉइंट है, लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यहां पर बेटा, यहां पर रखूंगा मैं मिक्सचर। क्या रखूंगा मैंने, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। अब होगा क्या, जब मैंने यहां पर प्लेस की इस तरीके से, तो बेटा जो मिक्सचर था कंपोनेंट्स का, मान लो ये लाइन थी यहां पर और यहां पर था वो, तो जब सॉल्वेंट का ऊपर की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट है और ये एडजॉर्बेंट इस पर कोटिंग है, तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैंने कहा इसमें जो कंपोनेंट ए था वो यहां पर एडजॉर्ब हुआ, बी यहां हो गया, सी यहां हो गया, ठीक, 3 कंपोनेंट हो गए। और जो सॉल्वेंट का फ्लो था वो यहां तक गया, ठीक। तो मैंने ये बोला कि बच्चों सॉल्वेंट का फ्लो यहां से गया यहां तक, ये तो था सॉल्वेंट फ्लो, हमने कहा एक्स, यहां तक गया, हमने कहा ये ए का है, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, और यहां से यहां तक सी का फ्लो, ठीक है। तो इसमें भी मोस्ट पोलर कौन है, मोस्ट पोलर वो है इसमें ए, और लीस्ट पोलर कौन है, वो है इसमें सी, ठीक है। ध्यान से ना, अगर ए एडजॉर्ब हो गया और ये ऊपर की तरफ फ्लो जा रहा है, तो यहां पर एक फैक्टर काम करेगा जो सॉल्वेंट को ऊपर फ्लो होने से रोकेगा, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर। क्या होता है बच्चों किसमें, आरएफ, क्या नाम है इसका, रिटार्डेशन।
फैक्टर। और ये होता क्या है, इट इज ए रेशो। RF क्या होता है, रेशो ऑफ फ्लो ऑफ एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्ब कंपोनेंट अपॉन सॉल्वेंट फ्लो। दूसरे वर्डों में हम कहें और क्या कह सकते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई RF को और क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपोनेंट बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। ये एक रेशियो, इस पर न्यूमेरिकल आता है बेटा। यहां आपको गिवन रहेगा सॉल्वेंट फ्लो कितना डिस्टेंस किया, ए कितना फ्लो किया, बी कितना किया, सी कितना किया, किसके रेस्पेक्ट में क्या RF निकालना, वो सब आपसे पूछा जा सकता है। बोलो ये बात क्लियर थी लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है, कौन सी क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होगा, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों ही लिक्विड होंगी, बोथ आर लिक्विड्स, ये आपको याद रखना है। और इसमें बेटा पार्टीशन है तो इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पूछा जाता है भाई एग्जाम में कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किस क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, तो पार्टीशन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज करते हैं जिसके अंदर वाटर ट्रैप्ड होता है। ये पेपर है और इसमें क्या होगा, वाटर ट्रैप्ड होगा। और जो ये वाटर इसमें ट्रैप्ड है बेटा, यही कहलाता है अपने पास में क्या, स्टेशनरी फेज। ओके, बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे हमने क्या किया, ये क्या है, सेम एज किसके, थिन लेयर, TLC के, बिल्कुल थिन लेयर जैसा ही है। बस आपको याद रखना वाटर ट्रैप्ड होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल है, और जो वाटर ट्रैप्ड होगा वो स्टेशनरी फेज रहेगा इसमें, ठीक है। वही सॉल्वेंट में इसको रखा जाएगा जैसे उसको रखा गया था, ओके, ऐसे। और इसको जार को क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे, कैसा रहेगा, क्लोज। सॉल्वेंट फ्लो यहीं से होगा ऐसे, और सॉल्वेंट फ्लो जो होगा तो वो एक कैपिलरी एक्शन में होगा। इसमें कौन से एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिलरी एक्शन कौन सी क्रोमेटोग्राफी में कैपिलरी एक्शन होता है, तो आपको याद रखना है पार्टीशन में। और पार्टीशन का कौन सा टाइप, पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। तो यहां से वो कंपोनेंट क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे बच्चों, A, B और C। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, ये था प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज फिर पढ़ते हैं, क्या, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं, ये दो टाइप का होगा, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ओके तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और बेटा इसमें क्या करते हैं हम, एनालिसिस ऑफ किस किस का, नाइट्रोजन, सल्फर
हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का हम इसमें क्या करते हैं, मेजरली एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन एस्टिमेटेड, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे बाय 2 मेथड। इसमें परसेंटेज निकालते हैं हम इसका 2 मेथड। कौन कौन सा मेथड है, फर्स्ट दुमास मेथड। आज मैं तुम्हें दुमास मेथड और जेल्डार मेथड बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। जेल्डार मेथड, ओके, बहुत अच्छे से इन दोनों मेथड को मैं क्लियर करने वाला हूं। नाइट्रोजन का, सल्फर और हैलोजन इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किससे, सल्फर और हैलोजन एस्टिमेटेड बाय कैरियस मेथड। याद रखना आपको, कौन सा मेथड, कैरियस मेथड। तो पहले इन दोनों मेथड को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझो दुमास मेथड क्या है, ठीक है, फिर आगे देखेंगे दुमास मेथड। बच्चे दिस इज अननोन सैंपल, अननोन सैंपल, ओके, ध्यान से सुनते रहना है। और इसको किया बेटा हीट, किसकी प्रेजेंस में किया, कॉपर ऑक्साइड। क्या डाला इसमें साथ में, CO2 ड्राई फॉर्म, ओके, हीट किया ये। अगर इसमें रहा कार्बन तो बेटा कार्बन का बन जाएगा CO2। अगर इसमें रहा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का H2O, और अगर इसमें है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का N2O। इसको दोबारा कॉपर की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे, दैट इज N2 गैस, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई। इसको सेपरेट कर लेंगे अलग से QH के साथ, ये एब्जॉर्ब करता है इसको, और इसको सेपरेट करते हैं किसके साथ, CaCl2 के साथ, ये भी एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब बचे हैं N2 गैस। बच्चों ध्यान सुनना, अगर मैंने इसको हीट किया तो इसमें कुछ टेम्परेचर लगाया होगा, और यहां इसको कलेक्ट किया तो इसमें कुछ प्रेशर लगाया होगा, लेकिन ये भी तो गैसेस हैं। तो हमने कुछ एक्वस टेंशन इसमें से क्या किया, माइनस किया। जो प्रेशर रहेगा उसमें से टोटल जो प्रेशर आएगा, इसका टोटल प्रेशर वो क्या आएगा, P माइनस A। क्यों, क्योंकि भाई ये भी तो हमारे पास गैसेस हैं। एक्वस टेंशन मतलब कुछ एक्वस टेंशन, कुछ वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो मुझे कुछ इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो P माइनस A जब टोटल प्रेशर आएगा N2 का, क्योंकि इससे मुझे इसको निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर जो आया वो आया P। बच्चे ये टेम्परेचर है अपने पास में T टोटल, ठीक है। यहाँ T जो इंक्रीज हुआ है ये केल्विन में हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास दो कंडीशन है, एट ऑर्डिनरी कंडीशन, और बेटा यहां पर है हमारे पास में स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या कहती है कंडीशन, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं ऑर्डिनरी लगा दूं इसमें तो P1 V1 इक्वल टू nRT1। यहां स्टैंडर्ड की लगा दूं तो P2 V2 इक्वल टू nRT2। और अगर मैं ये कह दूं कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू nR, और यहाँ P2 V2 इक्वल अपॉन T2 इक्वल टू nR, और बेटा nR जो है दोनों इस कंडीशन में और इस कंडीशन में इक्वल है, अगर क्या है nR, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि P1 V1 इक्वल टू T1, P2 V2 इक्वल टू T2। बोलो बात क्लियर, यस। या फिर मैं ये कहूँ कि जो मैंने यहाँ टेम्परेचर अप्लाई किया, जो मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, उस पर इस गैस का कुछ अलग वॉल्यूम निकलेगा,
और उस वॉल्यूम को मुझे कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड पर, कि स्टैंडर्ड कंडीशन अगर मैं लगा दूं तो कितना वॉल्यूम रहेगा। बेटा स्टैंडर्ड पर P जो होता है वो 760 mmHg होता है, T जो होता है वो 273 केल्विन होगा, और V2 मुझे यहाँ से निकालना है कि V2 कितना रहेगा। तो बोलो मैं यहाँ पर इस वैल्यूज को रख दूं। चलो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, जो हमने एक कंडीशन ली है, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि P1 कितना प्रेशर है, कोई P1 प्रेशर लगा, कितना था भाई ये P1 इक्वल टू P माइनस ए था, चलो P माइनस ए रखा, इनटू V1 जो वॉल्यूम वहां से निकल कर आया, अपॉन T1 कितना है 273 प्लस T, इक्वल है बच्चों किसके, P2 कितना 760 अपॉन T, अच्छा V2 भी निकालना है इसमें, ठीक है, और T2 कितना है यहाँ पर 273 केल्विन। आगे जाइए, क्या बनेगा भाई, अगर मुझे V2 निकालना हो, क्या निकालना है, V2 अगर निकालना है तो इसको ऊपर इसको नीचे, P माइनस ए इंटू V1 अपॉन 273 प्लस T, और इनटू में क्या आ गया बेटा 760, और ये ऊपर चला गया, क्या आ गया 273 केल्विन, तो ये आ गया वॉल्यूम। बोलो आ गया वॉल्यूम, ठीक। अब क्या करना है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम आ गया तो बेटा 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ N2 कितना वॉल्यूम होता है, 22,400 ml होता है 1 मोल में। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 22,400 में जो ये N2 है इसका वेट 28 ग्राम है, यस और नो। तो बेटा 1 ml में कितना हो जाएगा 28 बटे 22,400 ml, बोलो हो जाएगा, वेट हो जाएगा इसमें 28 बटे 22,400। और अगर मैं कितने V2 में जानना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, V2 में जानना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 28 बटे 22,400 इंटू में क्या आएगा बेटा V2। बोलो बात क्लियर, आ गया, वेट आ गया। तो मानो मैंने कहा कि ठीक है ये आ गया, तो अब मुझे निकालना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अननोन, जो मैंने अननोन लिया ऑर्गेनिक सैंपल, मान लो उसका जो वेट है कितना था, उसका वेट था W ग्राम। तो बेटा परसेंटेज निकालो, इसमें क्या आएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन, जो कि ये रहा, अपॉन वेट ऑफ सैंपल और इनटू में 100। बोलो बात क्लियर, कैसे करेंगे इसको बेटा, वेट कितना है N2 का, ये रहा, कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू वेट 28 इंटू V2 अपॉन 22,400 इंटू क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ सैंपल कितना था W ग्राम, और इनटू में 100। बोलो बात क्लियर, यस और नो। इससे हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज द दुमास मेथड। क्या उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते बेटा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। ये 1 शॉट की क्लास चल रही है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज नाइट्रोजन 28 बटे 22,400 V2 W इंटू 100। वॉल्यूम आपको गिवन रहेगा और WG भी आपको गिवन रहेगा, मतलब वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड क्या भाई, जेल्डाल मेथड क्या कहता है, जेल्डाल मेथड वही सेम अननोन सैंपल, ये अननोन हो गया और इसका वेट W ग्राम, इसमें मैंने डाला HNO3, ध्यान रखना आपको HNO3 डालेंगे, ठीक है, नहीं HNO3 H2SO4 क्या ऐड करेंगे, H2SO4। अगर इसमें नाइट्रोजन हुआ
तो उसका बनेगा अमोनियम सल्फेट। याद रखना बेटा, इम्पोर्टेंट है, क्या बनता है? अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट को मैंने यूज कर दिया NaOH के साथ, दैट इज बन गया NH3 गैस, और इस गैस को मैंने पास कराया इधर से HCl के साथ, जिसका मुझे N1 पता है, V1 पता है। ओके, मानो मैंने कहा इसका मैंने कुछ ml Vml यूज किया है, ठीक है। ये टोटल जो मैंने लिया 100 ml जैसे कुछ ले लिया, और इसको जब न्यूट्रल करेंगे तो बच्चों ये बन गया NH4Cl बन गया। जब इसको यूज किया तो यहां से जो V था उसमें से कुछ अनयूज्ड रह गया, VmL क्या रह गया, V1ml क्या रह गया, अनयूज्ड रह गया। इसको छोड़ो, NV या N1 V1 और VmL क्या रह गया, यहाँ से कुछ अनयूज्ड रह गया। अब ये जो VmL अनयूज्ड HCl रहा, इसको स्टैंडर्डाइज किया किसके साथ, NaOH के साथ, ताकि मुझे इसका परफेक्ट वॉल्यूम पता चल सके। तो बेटा इसका मुझे वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। VmL जो में है मैंने वो जान लिया HCl का कितना है। तो जितना यहाँ यूज हुआ और बचा उसमें से ये वाला घटा दीजिए। मतलब अगर मैंने यहाँ 100 ml लिया था और जब अनयूज बटा 30 ml और 30 ml ही मैंने स्टैंडर्डाइज करके यहाँ निकाल लिया, तो बेटा कितना यूज हो गया, सीधी सी बात 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ml यूज हो गया। ओके, अब अगर 70 ml इसमें यूज हुआ है, कितना ml यूज हुआ इसमें, 70 न्यूट्रल करने में, तो हम कहेंगे एक HCl एक NH3 को न्यूट्रल करता है बेटा, N1V1 है अगर, और यहाँ N2V2, तो अगर इसका 70 है तो इसका भी 70 रहेगा। यह सुनो, तो इसका मतलब मैंने NH3 का वॉल्यूम निकाल लिया। बात क्लियर? अब अगर NH3 का वॉल्यूम आ गया तो कैसे करूँगा भाई, मुझे पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉर्मलिटी यूज़ की है, तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि 100 ml में 1 नॉर्मल रहेगा NH3, और NH3 100 ml में नाइट्रोजन का वेट कितना, नाइट्रोजन का वेट है 14 ग्राम, मतलब 100 ml में 14 ग्राम, तो 1 ml में कितना भाई, 14/1000, और VmL में कितना, 14/1000 इंटू VmL। ये VmL कौन सा, जो टोटल लेकर अनयूज्ड घटाया था, याद रखना, टोटल लेकर अनयूज्ड मतलब NH3 का, किसका वॉल्यूम है, NH3 का। बोलो बात क्लियर? इसमें आ जाएगा ये, कोई दिक्कत आपको भाई? इस VmL में कितना, इतना, दिक्कत नहीं है। अब और इनटू में क्या कर देंगे बेटा, नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या चीज है, नॉर्मलिटी, याद रखनी है बात, क्योंकि तभी वेट निकल पाएगा भाई, ठीक है। क्लियर बात? कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, नॉर्मलिटी जो निकालेंगे NV इंटू वेट इक्वल वेट, तो हमारे पास में यहाँ पर NV लेना पड़ेगा, तो ये NV ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें भाई, इतने वॉल्यूम जो भी NH3 का आया था उसमें हमने वेट तो निकाल लिया NH3 का, सॉरी नाइट्रोजन का निकाला। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अननोन सैंपल कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ सैंपल, ठीक। तो बच्चों वेट ऑफ नाइट्रोजन ये रहा अपने पास में 14 इंटू V इंटू N अपॉन 1000 इंटू वेट कितना था बच्चों, W ग्राम, और यहाँ कर दीजिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, और इसको लिख दीजिए 1.4 इंटू V इंटू N अपॉन में W ग्राम। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड। बोलो क्लियर? जेल्डाल मेथड क्लियर हुआ? फटाफट से अभी 2 चीज़ें और कैरियस मेथड और हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो
क्या कहता है कैरियस मेथड? कैरियस मेथड, कैरियस मेथड ये कह रहा है कि इसमें हम सल्फर एंड हैलोजन का डिटेक्शन करेंगे। और कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना भाई। सपोज करो पहले हमने किया सल्फर डिटेक्शन, या सल्फर एस्टिमेशन लिख लो, एस्टिमेशन लिख लो तो बेटर रहेगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? ये हमने लिया वही अननोन सैंपल, यही था अननोन सैंपल। बेटा वेट कितना है इसका? W ग्राम। इसको हीट किया, ध्यान रखना है हीट करेंगे इसको किससे? इसको करेंगे हीट H2SO4 से, सॉरी HNO3 से। किससे हीट करेंगे इसको? HNO3 से। और HNO3 से इसको हीट किया, और इसमें अगर सल्फर है बेटा, क्या है इसमें? सल्फर, तो ये बनाएगा सल्फर H2SO4। अब H2SO4 गैसियस फॉर्म में बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि गैसियस फॉर्म में इसका वेट नहीं ले सकते। क्या करेंगे? हम इस पूरी गैस में डाल देंगे BaCl2, और यहां से निकलेगा BaSO4 का PPT। अब इसको हम वेट में ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन, मान लो ये BaSO4 जो निकला, हमने कहा ये निकला A ग्राम या X ग्राम, लो छोड़ो X ग्राम। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या रहेगी बेटा कि एक जो BaSO4 है इसमें कितना सल्फर है? एक सल्फर है ना। और इसका टोटल जो वेट होता है, याद रखना 233 ग्राम होता है। कितना होता है? 233। तो 233 में मैं कहूँ सल्फर एक है तो 1 ग्राम होता है 32 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम में कितना हुआ है? 32/233 हुआ है नहीं हुआ? 32/233। तो इतने ग्राम में कितना सल्फर रहेगा भाई? क्या रखेंगे? X ग्राम कंटेन सल्फर कितना? 32/233 इंटू में कितना? X ग्राम। भाई X ग्राम में सल्फर का परसेंटेज निकाल लिया, मतलब सल्फर का वेट निकाल लिया। तो इसमें सल्फर का परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अननोन सैंपल। क्या आ जाएगा भाई? वेट ऑफ सल्फर ये रहा, कैसे लिखेंगे? 32/233 गुना X ग्राम वेट ऑफ सल्फर अपॉन में W ग्राम वेट ऑफ सैंपल इंटू में 100, दैट इज फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर। बोलो बात क्लियर रही? ये तो था सल्फर एस्टिमेशन। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे हैलोजन का एस्टिमेशन। ध्यान से सुनना, देखो कैसे करेंगे भाई हैलोजन एस्टिमेशन। फिर से वही चीज लेते हैं हम कि ये अपने पास में अननोन हो गया और इसका वेट है W ग्राम। ठीक है, इसको मैंने हीट किया, ओके। और हीट जो किया, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, HNO3 का फ्यूम्स लेंगे और साथ में ऐड करेंगे AgNO3, ताकि यहां जो हैलोजन रहे X वो AgX बनकर बाहर जाए और इसका वेट फिर से X ग्राम। बात क्लियर? मतलब इस X ग्राम में कितना हैलोजन है ये मुझे चेक करना है। मैं फिर से स्टैंडर्ड कंडीशन लूंगा, कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन में कि एक AgX में कितना X होगा? 1 होगा। मतलब इसका वेट कितना भाई? अगर हैलोजन X यहाँ पर फ्लोरीन हुआ तो वेट 19 ग्राम, क्लोरीन हुआ तो 35.5 ग्राम, ब्रोमीन हुआ तो 80 ग्राम, और अगर आयोडीन हुआ तो 127 ग्राम। ठीक है, तो Ag का वेट कितना है? और Ag का जो वेट है बेटा वो है 108। इसका मतलब Ag का वेट तो फिक्स रहेगा और जो X है इसका वेट इनमें से कोई एक रहेगा। तो मैं लिख दूं कि X का वेट कितना है? मैंने कहा था A ग्राम। वेट ऑफ X कितना? X इक्वल टू A ग्राम। इनमें से कोई एक है A ग्राम। ठीक है, तो अगर ये A ग्राम है तो ये भी A ग्राम रहेगा।
बोलो बात क्लियर। एक 108 प्लस ए ग्राम AgX में ए ग्राम है वेट, तो इसके 1 ग्राम में कितना होगा, ए बटे 108 प्लस ए ग्राम। बोलो बात क्लियर। तो x ग्राम जो आया उसमें कितना रहेगा, x ग्राम AgX कंटेन्स x इक्वल टू a अपॉन 108 प्लस a इंटू कितना भाई, x ग्राम। बोलो बात क्लियर। और जब AgX में x का वेट आ गया तो इसमें परसेंटेज निकल सकता है, कैसे, परसेंटेज ऑफ x इन अननोन सैंपल। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ x अपॉन वेट ऑफ अननोन सैंपल और इनटू में 100। क्या आएगा भाई, AgX ये रहा वेट, a इंटू एक्स ग्राम अपॉन 108 प्लस a और इनटू में जाएगा बेटा क्या, W ग्राम। क्या जाएगा, W ग्राम इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हैलोजन। बात क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी a ग्राम, यहाँ से कोई सी भी, x ग्राम भी आपको गिवन रहेगा ये, और W ग्राम भी आपको गिवन रहेगा। आपको केवल परसेंटेज आइडेंटिफाई करनी है, तो इस फॉर्मूले से किसी भी हैलोजन का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, और सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं इसका। देखो, अगर मैंने ये कहा कि हमें क्वेश्चन गिवन था कैसे, कि 0.2 अननोन ऑर्गेनिक सैंपल एस्टिमेट 0.025 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड परसेंटेज ऑफ Br इन ऑर्गेनिक सैंपल। कैसे करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल। देखो भाई, हमें ये पता है कि एक AgBr में एक ब्रोमीन है, मतलब 108 प्लस 80 इक्वल टू 80। इसको करो, 188 हो गया। अब एक में कितना होगा बेटा, 80 बटे 188। तो इतने AgBr में कितना हो गए, इंटू में 0.025। ठीक, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 0.2 और 100। ये लो, सारी वैल्यू तो हो गई बेटा। ये अपनी A वाली वैल्यू थी, ये X वाली वैल्यू थी, ये A को जोड़कर हो गई, और ये W ग्राम हो गया। ये लो, आंसर आ जाएगा फटाफट से। बोलो क्लियर। तो यहां तक आपका हो गया कैरियस मेथड। अब एक छोटा सा मेथड और है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं, उसको और ध्यान से सुनना है, और ये POC हो जाएगी आपकी फिनिश। ठीक है, देखो एस्टिमेशन ऑफ, या पर कैलकुलेशन या एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैसे करेंगे बच्चों, ये मेरे पास में 4 से वही अननोन सैंपल, मैंने कहा इसका वेट W ग्राम। ठीक, इसको मैंने हीट किया, किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड वही लिया मैंने। अगर इसमें रहा कार्बन तो बेटा CO2, और इसमें रहा अगर हाइड्रोजन तो H2O। ओके, अब ये भी गैस और ये भी गैस, तो बेटा हम लेंगे यहां पर नॉन क्वांटिटी का KOH। मैंने कहा ये 2 ग्राम है, और जब KOH पर CO2 एब्जॉर्ब हो गया तो ये बन गया 10 ग्राम। तो बनाइए CO2 कितना होगा, CO2 है 8 ग्राम। ठीक, सेम H2O मैंने इसको लिया CaCl2 में, मैंने इसका भी वेट ले लिया, कितना, मैंने इसका वेट ले लिया मान लो 5 ग्राम। और जब इस पर H2O आ गया
H2O, तो इसका ग्राम हो गया 10 ग्राम। तो बताइए कि H2O कितना, तो बेटा सिंपल सा 10 ग्राम में से 5 ग्राम हटा दिए, 5 ग्राम था H2O। क्लियर? ये मैंने कंसीडर करके माना। तो अगर मैं ये कह दूं कि CO2 यहाँ से जो निकला है वो निकला यहाँ से X ग्राम, सेम ऐसे ही ये जो वाटर यहाँ से निकला है, वाटर यहाँ से आया H ग्राम, ठीक है। तो मैंने निकालना परसेंटेज ऑफ कार्बन कि अगर नॉर्मल, एट नॉर्मल कंडीशन, हमने नॉर्मल कंडीशन ली क्या कि एक CO2 में एक कार्बन, इसका मतलब इसका वेट कितना है 44 ग्राम। कितने ग्राम कार्बन है भाई 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना 12/44 ग्राम हो जाएगा। तो बेटा इतने ग्राम में कितना कार्बन, सिंपल, X ग्राम CO2 कंटेन्स क्या 12/44 इंटू X ग्राम। बोलो आ गया, कार्बन का वेट आ गया। अब परसेंटेज है तो इससे डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू वेट 12 इंटू X ग्राम अपॉन 44 इंटू W ग्राम, और ऊपर इंटू क्या कर देंगे 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन। बात क्लियर? सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, बहुत अच्छे से हमने पूरी पीओसी का रिवीजन ले लिया। अच्छे से आप लोग रिवीजन लीजिए इसका, अच्छे से इसको क्लियर कीजिए, ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए। तो बेटा हमने क्या काम किया, वही H2O का जो वेट आया वो आया H ग्राम, ठीक है। हमने नॉर्मल कंडीशन ली इसकी भी, नॉर्मल कंडीशन क्या कहती है कि भाई एक H2O में 2H है, मतलब 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो बेटा 1 ग्राम में कितना रहेगा 2/18, तो H ग्राम में कितना रहेगा ये 2/18 इंटू में H ग्राम होगा। तो परसेंटेज बता दीजिए हाइड्रोजन इन अननोन में, अननोन सैंपल में क्या रहेगा बेटा वेट हो गया, अपॉन में अननोन सैंपल का वेट कितना था बच्चों W ग्राम, और इंटू में क्या कर दोगे 100। ये लो, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया। बात क्लियर? बात क्लियर बेटा, एक एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया पीओसी का, और मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ढंग से पढ़िए, 1 शॉट बनाया है और 1 शॉट हर एक टॉपिक का आपको 1 शॉट मिलने वाला है, ठीक है। पूरा दिसंबर 1 शॉट का चलने वाला है अपना, ठीक है। तो अगर चैनल को नए आए हो तो यहाँ तक देखा है आपने, तो बस एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि 1 शॉट का हर किसी को भरपूर लाभ मिले, ठीक है। तो इसी के साथ फिर से हम एक नई वीडियो के साथ 1 शॉट के साथ आने वाले नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।